सरकारी योजना, पेंशन, ईपीएफ, ओपीएफ, किसान योजनाओं और हर जरूरी सरकारी अपडेट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं अभिमन्यु तिवारी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ताजा और बहुत बड़ी खबर, इस समय की सबसे प्रमुख और हैरान कर देने वाली सूचना देश के उन लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए निकलकर सामने आ रही है जो साल 2014 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। क्या साल 2014 के बाद रिटायर होने वाले हमारे बुजुर्ग साथियों के साथ ईपीएफओ द्वारा एक बहुत बड़ा छल किया गया है? क्या आपकी 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ते वाली पेंशन हमेशा के लिए बीच में ही फंस गई है, या फिर ईपीएफओ के आला अधिकारियों ने पर्दे के पीछे से कोई बहुत बड़ा दिन निर्धारित कर लिया है? आप सभी का हमारे इस खास मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। यदि आप साल 2014 के बाद रिटायर हुए हैं और पिछले 10 से 12 सालों से केवल झूठे वादों के सहारे अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके संपूर्ण जीवन, आपकी जीवन भर की कमाई और आपके बुढ़ापे के अधिकार का सबसे बड़ा और सबसे अहम वीडियो साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं कोई भी हवाई बात नहीं करने वाला हूं, बल्कि सीधे ईपीएफओ मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों और सरकारी फाइलों के भीतर छिपे हुए उस कड़वे सच को आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या साल 2014 के रिटायर्ड कर्मचारियों को 7,500 रुपए प्लस डीए का पूरा फायदा मिल पाएगा? अधिकारियों का इस पूरे मुद्दे पर क्या रुख है और ये पेंशन आखिर किस दिन से आपके बैंक खातों में क्रेडिट होना आरंभ होगी? इन सभी सवालों के सटीक जवाब आज मैं आपको इसी एक महावीडियो में बिल्कुल विस्तार पूर्वक एक तथ्य के साथ देने वाला हूँ। इसलिए अपनी पेंशन की पासबुक और अपना दिल दोनों थाम कर बैठ जाइए और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज उठने वाली ये आवाज आपके बुढ़ापे के सम्मान की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई है। अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़े दर्द के बारे में जो साल 2014 या उसके बाद रिटायर हुए हमारे बुजुर्गों के सीने में अंदर तक दबा हुआ है। दोस्तों, साल 2014 ईपीएस 95 पेंशन के पन्नों में एक ऐसा काला साल माना जाता है जिसने पेंशन की पूरी परिभाषा और उसके पूरे गणित को ही पलट कर रख दिया। ईपीएफओ ने एक ऐसा बदलाव किया जिसने पेंशन योग्य वेतन की सीमा को 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए तक तो कर दिया, परंतु उसके साथ ही कई ऐसी कठिन शर्तें जोड़ दी जिनसे उच्च पेंशन यानी हायर पेंशन का मार्ग बेहद धुंधला हो गया। जो कर्मचारी 2014 के बाद इस आशा में रिटायर हुए थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू में पसीना बहाकर देश की जीडीपी को बढ़ाया है, उन्हें रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ के दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया। पेंशन भोगी निरंतर ये सवाल उठा रहे हैं कि जब उन्होंने अपने सक्रिय सेवाकाल के दौरान ईपीएफओ के सभी नियमों के अंतर्गत अपना पूरा अंशदान दिया, तो फिर रिटायरमेंट के बाद उनके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आज के इस मुश्किल दौर में जहाँ एक मामूली सी बीमारी की दवा भी हजारों रुपए में आती है, वहाँ इन बुजुर्गों को 1,000 रुपए से लेकर 2,500 रुपए की मामूली राशि के सहारे गुजारा करने के लिए छोड़ दिया गया है। संसद के भीतर भी इस बात को लेकर कई दफा भारी हंगामा हो चुका है कि 2014 के बाद रिटायर होने वाले कर्मचारियों का डेटा पूरी तरह से स्पष्ट होने के बावजूद ईपीएफओ उनके दावों का निपटारा करने में सालों का समय क्यों बर्बाद कर रहा है? बुजुर्गों का स्पष्ट कहना है कि ये कोई भीख या खैरात बिल्कुल नहीं है, ये तो उनके खून पसीने की वो गाढ़ी कमाई है जिसे उन्होंने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए सरकार के पास सुरक्षित रखा था। परंतु आज उसी पैसे को वापस पाने के लिए उन्हें सड़कों पर लाठियां खानी पड़ रही हैं और जंतर मंतर पर अनशन करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर ईपीएफओ के बड़े अधिकारियों, सीपीएफसी और वित्त मंत्रालय के सलाहकारों का क्या विचार है। हमारे गुप्त सूत्रों और ईपीएफओ मुख्यालय से छनकर सामने आ रही खबरों के अनुसार अधिकारियों के बीच इस समय एक जबरदस्त अंदरूनी घमासान मचा हुआ है। ईपीएफओ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का यह स्पष्ट मानना है कि साल 2014 के बाद के जितने भी पेंशनर्स हैं, उनके डेटा का वेरिफिकेशन करना अब एक बेहद पेचीदा काम बन गया है। अधिकारियों का यह तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जब उच्च पेंशन का विकल्प खोला गया तो उम्मीद से कहीं ज्यादा संख्या में आवेदन प्राप्त हो गए। इन प्राप्त आवेदनों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों का शामिल है जो 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि कई कंपनियों का पुराना रिकॉर्ड, उनका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म और एम्प्लॉयर की तरफ से जमा किया गया डेटा आपस में बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। इसी प्रमुख कारण से क्षेत्रीय कार्यालयों में फाइलों का भारी अंबार लगा हुआ है। जब ईपीएफओ के अधिकारियों से सीधे तौर पर 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता लागू करने के संबंध में सवाल पूछा जाता है तो वे कैमरे के सामने कुछ भी कहने से कतराते हैं, लेकिन बंद कमरों की बैठकों में वे भी ये स्वीकार करते हैं कि न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाना पूर्ण रूप से ईपीएफओ के हाथ में नहीं है। इस कार्य के लिए श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त बजटीय सहायता की सख्त जरूरत पड़ेगी। अधिकारियों का साफ साफ कहना है कि वर्तमान समय में जो ईपीएस फंड का कॉर्पस मौजूद है, अगर उस पर अचानक इतना बड़ा वित्तीय भार डाल दिया गया तो आने वाले 10 से 15 सालों में ये फंड पूरी तरह से खाली होने की कगार पर आ सकता है। इसी वजह से अधिकारी इस समय एक नए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं जिससे 2014 के पेंशनर्स को एक मुश्त राहत भी मिल सके और फंड की स्थिति पर भी कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसे भारत का हर एक बुजुर्ग रोज सुबह उठकर अखबारों और खबरों में तलाशने की कोशिश करता है कि आखिर वो शुभ समय कौन सा है जब हमारे खातों में 7,500 रुपए की वो सम्मानजनक राशि ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, हमारे इस मंच का हमेशा से यही उसूल रहा है कि हम व्यूज बटोरने के लालच में आपको कोई भी झूठी आशा या फर्जी दिन बिल्कुल नहीं बताएंगे।
आज मैं आपको बिल्कुल शीशे की तरह एकदम साफ सच बताने जा रहा हूं कि श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की केंद्रीय न्यासी बोर्ड की तरफ से अभी तक किसी एक विशेष समय का कोई भी आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। पर्दे के पीछे की वास्तविक स्थिति ये बनी हुई है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति और कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में सरकार के ऊपर चौतरफा राजनीतिक और सामाजिक दबाव पूरी तरह से बनाया जा चुका है। संसद के सत्रों में जिस प्रकार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही पक्षों के सांसदों ने एक ही सुर में 2014 के रिटायर्ड कर्मचारियों के पक्ष में आवाज उठाई है, उसने सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार इस समय एक चौतरफा रणनीति तैयार करने में जुटी है। सीबीटी की आगामी बड़ी बैठक में इस बात का वित्तीय प्रस्ताव रखा जाने वाला है कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपए या 5,000 रुपए कर दिया जाए, जिसे बाद में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए 7,500 रुपए के लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके। जहां तक समय की बात की जाए तो अंदरूनी गलियारों में ये चर्चा बहुत तेज हो गई है कि आने वाले त्योहारों के सीजन या आगामी बड़े बजटीय सत्र के दौरान सरकार ईपीएस 95 के तहत एक बहुत बड़ी नीतिगत घोषणा कर सकती है। इसलिए आप किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। ये लड़ाई अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है और सरकार को इस साल के भीतर कोई न कोई ठोस रास्ता जरूर निकालना ही होगा। 2014 के पेंशन भोगियों के लिए एक और सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है ईपीएफओ के सॉफ्टवेयर की यह तकनीकी सुस्ती। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आए हुए इतना लंबा समय बीत चुका है, परंतु आज भी जब कोई बुजुर्ग ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर अपनी हायर पेंशन का स्टेटस चेक करने का प्रयास करता है तो उसे केवल अंडर प्रोसेस का एरर ही दिखाई देता है। ईपीएफओ के तकनीकी विंग के अधिकारियों का यह कहना है कि उच्च पेंशन की गणना का जो नया फॉर्मूला है उसे सॉफ्टवेयर में पूरी तरह से इंटीग्रेट करने में अधिक समय लग रहा है, क्योंकि 2014 के बाद के पेंशन भोगियों के वेतन का ढांचा बहुत ही अलग और विविध प्रकार का रहा है। कई मामलों में तो यह भी देखा गया है कि ईपीएफओ ने पेंशनर्स को डिमांड लेटर भेजकर उनसे लाखों रुपए जमा करवा लिए, परंतु वो पैसा जमा होने के 6 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी पेंशन रिवाइज नहीं की गई। इस बात पर पेंशन भोगी संगठनों ने अपनी तीखी आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि बुजुर्गों का पैसा अपने पास रखकर ईपीएफओ तो ब्याज कमा रहा है, जबकि बेचारे पेंशनर्स एक एक पाई के लिए तरस रहे हैं। संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी ईपीएफओ की इस कछुआ चाल पर अपनी कड़ी नाराजगी जताई है और श्रम मंत्रालय को कड़े निर्देश दिए हैं कि 2014 के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के दावों का निपटारा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए, ताकि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को अपने ही पैसे के लिए मानसिक प्रताड़ना का सामना न करना पड़े। इस पूरी कड़वी सच्चाई के बीच एक राहत भरी खबर भी निकलकर सामने आ रही है, जो विशेष रूप से 2014 के बाद रिटायर हुए हमारे बुजुर्गों के लिए एक संजीवनी का काम कर सकती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन भोगियों को कोई भी मेडिकल अलाउंस या मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन अब श्रम मंत्रालय के भीतर इस बात पर सहमति बनती हुई दिख रही है कि यदि न्यूनतम पेंशन को तुरंत 7,500 रुपए करने में कोई कानूनी या वित्तीय पेंच फंसता है तो सरकार अपने पहले कदम के रूप में देश के सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सीधे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने का काम करेगी। इस लाभकारी योजना के तहत पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देश के बड़े से बड़े प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में आसानी से मिल सकेगा। ईपीएफओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपना नाम न छापने की शर्त पर यह बताया है कि इस प्रस्ताव का ड्राफ्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसे वित्त मंत्रालय की अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। अगर ये प्रस्ताव वहां से पास हो जाता है तो 2014 के रिटायर्ड बुजुर्गों के सिर से बुढ़ापे में आने वाले चिकित्सा खर्च का एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा, क्योंकि आज के इस महंगाई के समय में पेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल डॉक्टरों की फीस और दवाइयों के बिल में ही चला जाता है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग भाइयों और बहनों, साल 2014 से लेकर अब तक की इस पूरी कहानी से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि आपकी आवाज अब इतनी कमजोर नहीं रही है कि उसे आसानी से दबाया जा सके। संसद के भीतर तक आपकी गूंज पहुंच चुकी है। ईपीएफओ के अधिकारी आपकी अटकी फाइलों पर दिन रात काम करने के लिए मजबूर हो चुके हैं और सरकार भी इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि करोड़ों पेंशन भोगियों के गुस्से को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए हम आपको ये भी बता दें कि इस बार का राष्ट्रीय संघर्ष समिति का यह आंदोलन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा संगठित और बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। कमांडर अशोक रावत ने हाल ही के दिनों में राज्यों के प्रभारियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बहुत बड़ी रणनीति तैयार की है, जिसमें यह कड़ा फैसला लिया गया है कि यदि इस महीने के अंत तक वित्त मंत्रालय का रुख साफ नहीं होता है तो देश के सभी टोल प्लाजा और प्रमुख रेलवे ट्रैक पर एक शांतिपूर्ण बुजुर्ग सत्याग्रह शुरू कर दिया जाएगा। इस बड़ी घोषणा ने खुफिया विभाग को भी पूरी तरह से सतर्क कर दिया है, क्योंकि करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों का इस तरह सड़क पर उतरना देश की कानून व्यवस्था के लिए एक बेहद संवेदनशील मामला बन सकता है। कई सामाजिक संगठनों और मजदूर यूनियनों ने भी ईपीएस 95 के इस आंदोलन को अपना खुला समर्थन देने का साफ ऐलान कर दिया है, जिससे ये लड़ाई अब केवल पेंशन भोगियों तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनती जा रही है। इसके अलावा ईपीएफओ के अंदरूनी सूत्रों का यह भी कहना है कि ट्रस्टी बोर्ड के कुछ सदस्य इस बात के लिए अड़े हुए हैं कि जो कर्मचारी अधिक वेतन पर अपना वास्तविक अंशदान दे चुके हैं, उन्हें बिना किसी नियम की आड़ लिए तुरंत उनकी उच्च पेंशन जारी की जानी चाहिए। बोर्ड मीटिंग में इस बात पर तीखी बहस देखने को मिली है कि ईपीएफओ जब पेंशनर्स के पैसे को शेयर बाजार और अन्य जोखिम भरे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके भारी मुनाफा कमा रहा है, तो फिर उसका एक हिस्सा इन बुजुर्गों के कल्याण के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तल्ख रुख को देखते हुए ईपीएफओ के वित्तीय सलाहकारों ने एक नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत पेंशन का एक निश्चित हिस्सा केवल न्यूनतम पेंशन भोगियों के फंड को मजबूत करने के लिए आरक्षित रखा जाएगा। इसलिए मेरे आदरणीय बुजुर्ग साथियों,
2014 से लेकर आज तक के इस पूरे घटनाक्रम और हमारी इस विस्तृत रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि अब आपके हक की इस मांग को किसी भी कीमत पर अनसुना नहीं किया जा सकेगा। देश की संसद से लेकर सड़कों तक आपकी ये पुकार पहुंच रही है। ईपीएफओ का पूरा प्रशासन आपकी उन अटकी हुई फाइलों का निपटान करने के लिए विवश हो गया है। साथ ही सत्ता में बैठी सरकार भी ये बहुत अच्छे से जानती है कि देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की नाराजगी मोल लेना उनके लिए काफी भारी पड़ सकता है। नेशनल एजुटेशन कमेटी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक सरकार न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता लागू करने और चिकित्सा सुविधा देने का कोई लिखित आदेश जारी नहीं करती है, तब तक उनका ये देशव्यापी आंदोलन और क्रमिक अनशन थमने वाला नहीं है। अब ये लड़ाई अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है और इस मोड़ पर हम सभी को एकजुट रहना होगा। जैसे ही ईपीएफओ के अधिकारियों की तरफ से या श्रम मंत्रालय की तरफ से 7,500 रुपए पेंशन के वास्तविक समय को लेकर कोई भी छोटी या बड़ी आधिकारिक अपडेट निकल कर आएगी, आपका ये दोस्त सबसे पहले इसी चैनल पर लाइव सच्चाई बताएगा। अगर आपको हमारी ये विस्तृत, सच्ची, धमाकेदार और ईमानदार रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने इस चैनल को अभी के अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को देश के कोने कोने में फैले हर एक ईपीएस 95 पेंशन भोगी तक, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक टाइमलाइन पर आग की तरह शेयर कर दीजिए ताकि दिल्ली की गद्दी पर बैठी सरकार तक हमारी एकजुटता का ये कड़ा संदेश पूरी ताकत से पहुंच सके और इस सोई हुई व्यवस्था को जगाया जा सके। आप सभी बुजुर्गों के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना के साथ मैं लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। सरकारी योजना, पेंशन, ईपीएफ, ओपीएफ, किसान योजनाओं और हर जरूरी सरकारी अपडेट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें